शाम के 6 बज रहे हैं। दिन है 31 दिसंबर का। 3 दोस्त सड़क के पास की खाली जमीन पर बैठ के कुछ बात कर रहे हैं। भाई अब तो 4 घंटे बचे हैं, किसी जगह का इंतजाम हुआ क्या? रात का कुछ प्रोग्राम होगा या ऐसे ही सूखे सूखे नया साल बिताना पड़ेगा? अरे भाई कोशिश तो बहुत की पर किसी जगह का इंतजाम नहीं हुआ। अरे यार बिना बियर के मजा नहीं आएगा। देखना सोचना कोई तो जगह होगी, आज कुछ तो चाहिए। भाई बहुत सोचा, इधर उधर पूछा भी पर कोई जगह नहीं मिली। अरे अगर उस पुराने स्कूल में पिए तो वहां तो वैसे भी रात को कोई नहीं जाता ना। हाँ तो वहां कोई नहीं जाता उसकी वजह है, याद है ना वो स्कूल क्यों बंद हुआ था? अरे वो सब तो अफवाह थी, मैं नहीं मानता ये सब। चलो ना यार, कोई जगह वैसे भी नहीं है, नए साल में ऐसे कैसे जाने देंगे ये मौका? बिना पिए मजा नहीं आएगा यार, बिना शराब के सब फीका लगेगा। मेरा तो अभी भी मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं सोचता हूं। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो सब वहां से चले गए। कुछ घंटों में वो 2 दोस्त एक पुराने से स्कूल के आगे बैठे हुए थे। ये गांव का ही स्कूल था जो कभी गांव की शान हुआ करता था, पर अब पिछले 1.5 साल से ये बंद पड़ा है। वो दोनों वहां बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक बोतल बियर की खोल ली थी, साथ में चिकन भी लेके आए थे वो लोग। आपस में वो कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते रवि ने कहा, अरे वो मोहन है ना, हमें तो उसने कहा कि स्कूल में नहीं आएगा, डर लगता है। और वो देख पीछे स्कूल के गलियारे में। अच्छा कहाँ? अरे वहां तो कोई लड़की है, इसका मतलब इसीलिए वो हमें यहाँ पे नहीं आने देना चाहता था। वो खुद किसी लड़की को लेके आने वाला था यहाँ पे। तू रुक, अभी मैं इसकी खबर लेता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू यहीं रुक, वरना साले कुत्ते सारा चिकन चट कर जाएंगे। मैं आता हूँ ना उसे पकड़ के, लेके आता हूँ मैं उसे। विकास उठा और स्कूल की ओर बढ़ गया। साला ये स्कूल भी पूरा अंधेरा है, टॉर्च जला लेता हूँ। विकास स्कूल के अंदर की गलियारे में गया। उसे वहां पे कुछ हंसने की आवाजें आ रही थी। वाह बेटा, अकेले अकेले मजे चल रहे हैं यहाँ पे, वीडियो ऑन कर लेता हूँ, इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। विकास आगे बढ़ते गया। आगे जाने पे उसे एक कमरे के दरवाजे पे एक अजीब सा निशान दिखा। उसी कमरे के अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उसने दरवाजा खोला। फोन की रोशनी में उसने अंदर देखा। अंदर देख के वो घबरा उठा। उसने देखा कि सारा सामान अंदर का हवा में तैर रहा है। फोन की रिकॉर्डिंग में उसे एक परछाई दिखाई दी। उसने फोन नीचे रख के देखना चाहा, पर वहां कुछ भी नहीं था। वो वहां से निकल जाना चाहता था। वो गलियारे की ओर बढ़ा। उसे वहां भी चीजें उड़ती हुई दिखाई दी और वहीं परछाई। फोन की रिकॉर्डिंग में उसे वो परछाई दिखाई दे रही थी। उसने फोन नीचे रखा तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही उसने फिर से फोन ऊपर उठाया तो उसे वो परछाई फिर से नजर आई। उसने फिर से फोन नीचे रखा तो वहां फिर से कुछ भी नहीं था। इस बार जैसे ही उसने अपना फोन उठाया, उसकी एक दबी हुई चीख निकली वहां पे। कुछ ही देर में वहां पे मोहन आया। क्या हुआ, अकेले अकेले क्यों बैठा है यहाँ पे? विकास कहाँ गया? अरे वो तो तेरे पीछे गया था ना स्कूल में, तू यहाँ कैसे आ गया? विकास नहीं मिला? अरे मैं तो अभी यहाँ पे आया हूँ। हे भगवान, जल्दी चल अंदर, कहीं किसी चीज में फंस ना गया हो वो। मोहन और रवि दोनों अंदर गए स्कूल में। वहां अंधेरा था। उन्होंने देखा कि अंदर विकास खड़ा था। अरे विकास, क्या कर रहे वहां पे? जल्दी निकल यहां से, मैंने बोला था ना ये जगह ठीक नहीं है। विकास हंसने लगा। अभी कैसे? मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा और तू भी नहीं जाएगा। रवि भाई जल्दी निकल यहां से, ये विकास नहीं है, ये कुछ और ही है। मोहन ने अपने बगल में देखा।
उसने देखा तो वहां पे रवि नहीं था। रवि की जगह पे कोई और था। वो मोहन की ओर झपटा। रवि और विकास की लाश उसी कमरे में पड़ी हुई थी और कुछ ही देर में मोहन की लाश उसी गलियारे में पड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह को सब नया साल मना रहे थे, पर 3 दोस्त अब कभी भी नया दिन देख नहीं पाएंगे। पंकज अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करना है। क्या करूं? क्या किसी पंडित के पास जाऊं या किसी तांत्रिक के पास? बाबा जी से बात करूं क्या? जो मैंने देखा है वो सच नहीं हो सकता। हर बार अलग अलग। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसी सोच में बैठा वो परेशान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था और क्या हो रहा है उसके साथ। पास ही के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए भगत रहते थे। भगत वो लोग होते हैं जिन्होंने तंत्र साधना की होती है और जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है, जो अपने मंत्रों से भूत पिशाच को काबू में कर सकते हैं या फिर इनका उतारा भी करना जानते हैं। शाम के 3 बज रहे थे। पंकज उन भगत जी के घर पहुंचा। भगत जी कहाँ हैं आप? बड़ी मुसीबत आ चुकी है, आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। पंकज की आवाज देने पे घर से बाहर भगत जी की पत्नी आई। उसने बताया कि भगत जी घर पे नहीं हैं, पास के गांव गए हैं कुछ काम से, शाम तक लौटेंगे। अच्छा, आते ही उन्हें कहिएगा कि पास के गांव का जो पंकज राय है वो आया था, उसे उनकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहिएगा जितना जल्दी हो सके पूजा करवानी है। ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने घर के दरवाजे के पास जाके खड़ा था। शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। ठंड का मौसम आ चुका था। हल्का कोहरा चारों तरफ फैल गया था। पंकज यही सब सोच रहा था कि तभी उसे रास्ते से भरत काका जाते हुए नजर आए। उसने सोचा कि भरत काका से ही पूछ लिया जाए कि क्या किया जाए और क्या मतलब है इन सब बातों का। उसने उन्हें आवाज दी, काका जरा सुनिए, कुछ बात करनी है आपसे। पंकज की आवाज सुन के भरत काका उसकी ओर आने लगे। आके वो वहीं खड़े हो गए। पंकज ने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। काका मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जो मैंने देखा था क्या वो सच था या फिर मैंने कुछ और ही देख लिया है। मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है। ना जाने क्या है ये सब। भरत काका गौर से उसकी बात सुन रहे थे। पंकज ने आगे बताना जारी रखा। आप तो जानते हैं ना, मेरा नया घर बन रहा है और घर का काम सुबह से शाम तक चलता है। शाम को सारे मजदूर वापस चले जाते हैं। उसके बाद शाम को और सुबह में पानी देना होता है घर पे, ताकि प्लास्टर मजबूत बन सके। आमतौर पे मैं 6 बजे तक पानी दे के आ जाता हूँ घर पे, पर इस बार मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैं कुछ काम में फंस गया था। मैंने सोचा कि रात को जब खेतों में पानी देने जाऊंगा तभी घर पे भी पानी दे दूंगा। मैं रात को खेतों में पानी देने के लिए गया। मैंने जाके मोटर घर में मोटर ऑन कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां मैं अपने नए घर पहुंचा। घर का काम अच्छा चल रहा था। घर लगभग पूरा हो गया था। बस अंदर बाहर से फाइनल प्लास्टर करना बाकी था और खिड़कियां लगानी बाकी थी और दरवाजे भी। मैंने बाल्टी उठाई और मैं अंदर जाने वाला था पानी लेने के लिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद अंदर कोई है। पहले मुझे लगा कोई आवारा कुत्ता या जानवर होगा। आप तो जानते ही हैं, ठंड के दिनों में अक्सर जानवर ठंड से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। पर मैंने ध्यान से देखा तो लगा कि शायद कोई इंसान है, क्योंकि मुझे कपड़े दिखे। मैं खिड़की के पास आ गया और गौर से अंदर देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि अंदर एक आईना रखा हुआ था, जिसके अंदर मैं खुद को ही देख पा रहा था। फिर कुछ सोचने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कोई आईना नहीं रखा था घर में, और इतना बड़ा आईना कोई और रख भी नहीं सकता था। अब मुझे डर लगने लगा। सामने मैं ही खड़ा था और मैं खुद ही खुद को देखे जा रहा था, पर वो मैं नहीं था। अचानक से सामने जो कुछ भी था वो धीरे धीरे हंसने लगा।
उसके होंठ हंसते हुए बहुत बड़े हो गए, जैसे कि पूरा चेहरा ढक गया हो। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी, पर मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस अंधेरा था, जैसे मेरी आत्मा के भीतर तक झांक रही हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं वहाँ से दौड़ पड़ा अपने घर के लिए। मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? आओ, पानी देना है, घर को पानी देना है। देखो, मैं भी हूँ। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया, पर फिर बीच रात में खिड़की के पास दस्तक हुई। मैंने बाहर देखा तो वो जो कुछ भी था खिड़की से बाहर ही खड़ा था। वो मुझे बाहर बुला रहा था। जैसे तैसे मैंने रात काट दी और दिन भर परेशान रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब बता दिया। चलो मेरे साथ, दिखाओ कहाँ हुआ ये सब। पंकज काका की बात सुन के उनके साथ उन्हें वो जगह दिखाने चल पड़ा। इस वक्त शाम के 7:30 बज चुके थे। चलते चलते वो लोग उसके खेत के पास पहुंचे और वहां पर ही मोटर घर था और खेत में पानी वहीं से जाता था। वहां पानी का एक छोटा सा टैंक भी था। काका ने कहा, चलते चलते थक गए होगे, थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं। पर एक साथ हाथ मुंह धोना सही नहीं होगा, ना जाने कहां से क्या आ जाए। पहले तुम हाथ मुंह धो लो और मैं नजर रखता हूं, फिर मैं धो लूंगा और तुम नजर रखना। पंकज भी चलते चलते थक चुका था और नींद नहीं होने की वजह से वो और थक गया था। उसे भी सुझाव सही लगा और वहां मुंह हाथ धोने के लिए झुकने वाला था, पर पानी की ओर देखते ही उसके होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगा। उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पानी में उसकी और काका की परछाई पड़ रही थी, पर काका की जगह कोई और था। ये वही था जिसे उसने कल शाम को देखा था। वो पानी में पंकज की ओर देख के मुस्कुरा रहा था। बेहद भयानक सी एक हंसी हंसे जा रहा था। पंकज अचानक पीछे मुड़ा और उसके सामने वही छलावा था। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। वो पंकज की ओर बढ़ने लगा। हाथ उसके धीरे धीरे लंबे होने लगे। आंखें पूरी तरह से काली हो गई। वो पंकज के ऊपर झपटने ही वाला था कि तभी पंकज ने अपनी जेब से भभूत निकाला और उस छलावे के ऊपर फेंका। भभूत पड़ते ही वो छटपटाने लगा और वहां से गायब हो गया। बेटा, भगत जी तो नहीं है, पर जैसा मुझे समझ में आ रहा है तुम किसी प्रेत बाधा से ग्रसित हो। जब तक भगत जी नहीं आ जाते तुम ये भोलेनाथ का भभूत लेके जाओ अपने साथ। अगर कभी जरूरत पड़ गई तो ये भभूत फेंक देना उसके ऊपर और खुद भी लगा लेना। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। पंकज की जान बच चुकी थी। जल्दी ही वापस अपने घर आ गया वो, और अगले दिन भगत जी ने आके उसके घर की पूजा की और उसे एक ताबीज भी दिया। पंकज अब सुरक्षित था। पतले से रास्ते पे दोनों ओर ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं और दोनों तरफ तालाब है। एक साइकिल से रमेश अपने घर की ओर चला जा रहा है। धीरे धीरे वो कोई गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है। आज साइकिल पे वो पोटली में बांधकर कुछ मिठाइयाँ अपने घर के लिए लेके जा रहा है। रास्ते में वो साइकिल रोक के पेशाब करने के लिए नीचे उतरा। फिर थोड़ी देर में वो फिर से साइकिल पर सवार होके अपने गांव की ओर चल पड़ा। झारखंड में एक छोटा सा शहर है दुमका। ये शहर झारखंड की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है, पर अभी भी शहर से कुछ ही दूर जाने पे आबादी कम हो जाती है। लोग कम है, घर कम है, रास्ते खुले हुए हैं और आसपास जंगल है। ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ हैं और कहीं कहीं पे तालाब और पोखर भी है। दुमका के बाहरी इलाकों में भी कई छोटे बड़े मकान हैं, कुछ कच्चे तो कुछ पक्के। यहाँ एक शिव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा शुमेश्वर नाथ। कई राज्यों से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। बाहरी दुनिया की चकाचौंध से इन्हें कोई मतलब नहीं है।
इनके लिए शाम को मिलके एक दूसरे से गप मारना और साथ में बैठ के चाय पी लेना, इसी में इन्हें खुशी मिलती है। एक शाम हरिया की चाय की टपरी पे नरेंद्र बाबू, समर और धीरज बैठ के चाय पी रहे थे। बारिश तेज हो रही है। इनका रोज का ही है ये। रोज ऐसे ही चाय की टपरी पे बैठ के तरह तरह की बातें और गप मारते रहते हैं ये। कभी बात होती है विज्ञान की, तो कभी पार्टी पॉलिटिक्स की, तो कभी अलग अलग तरह की फिलॉसफी। नरेंद्र चाचा ने कहा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो धान की रोपनी अच्छी हो जाएगी। फसल अच्छी हुई अगर बाबा की कृपा से तो सब खुश हो जाएंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन दिन भर बारिश होती रहती है, कहीं आ जा भी नहीं सकते। समर भाई, हमें पता है तुम्हें बाजार घूमना कितना पसंद है, लेकिन बारिश तो ज़रूरी है ना। तभी उन्होंने देखा कि बारिश में एक पागल सा आदमी खड़ा हुआ है। बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हालत में हैं। बारिश में भीगता हुआ वो उनके पास आया और उसने कहा, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है। अरे ये फिर से आ गया, चल जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, घर जा अपने, चल भाग। ना जाने अच्छे खासे आदमी को ये क्या हो गया है। चाचा, आपको क्या लगता है गांव में ये जो सारी अफवाहें फैली हुई हैं भूत प्रेतों की, ये सब सही है क्या? मतलब मैंने कभी ऐसा देखा तो नहीं है, पर बातें सुन के डर तो बहुत लगता है। गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 पागल हो चुके हैं। अब क्या बताऊं इस बारे में, न जाने हमारे गांव को किस छलावे की नज़र लग गई और न जाने कब। सब तो ठीक था, अचानक से ये सब शुरू हो गया। अच्छा, सबसे पहले किसके साथ होना शुरू हुआ था? सबसे पहले तो ये रमेश के साथ ही हुआ था। अच्छा खासा सही सलामत था, न जाने कैसे एक ही रात में पागल हो गया। बस यही कहते फिरता है कि मिठाई खानी है, मिठाई खानी है। फिर बोलता है मिठाई मत खाना। उसका तो कुछ इलाज भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ये बाकी की घटनाएं हो गई। जो भी कहिए चाचा, मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर है इन घटनाओं में। या तो कोई बहुत भयंकर चोर डाकू है, या फिर सच में कोई काली शक्ति है। बस सावन का महीना शुरू हो जाए, फिर बाबा सब संभाल लेंगे। आज तो कोई नहीं है घर पे, सब नानी के घर गए हैं। आज अच्छे से खाना बनाऊंगा और आराम से खाऊंगा। वाह, ये मिठाई तो बड़ी अच्छी लग रही है। पापा मुझे मिठाई नहीं दोगे? कौन है वहां? गुड्डू, तुम यहाँ कैसे आ गए? और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? और ये तुम लोग इतनी रात में नानी के घर से यहाँ कैसे आ गए और क्यों? पापा मुझे मिठाई दो ना। हाँ दूंगा बेटा। ए जी, मुझे नहीं देंगे मिठाई? मुझे मिठाई खानी है, मुझे नहीं देंगे मिठाई? अरे तुम, क्या सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है? और ऐसे अंधेरे में क्यों हो तुम लोग? मुझे नहीं देंगे मिठाई? नहीं देंगे तो मैं इसे खाऊंगी। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये नज़ारा देख के रमेश भागने लगा। रात सुनसान सड़क पे वो वैसे ही भागे जा रहा था। भागते भागते वो एक पेड़ के पास पहुंचा और हांफने लगा। पेड़ के पीछे से कोई निकल के बाहर आई। मुझे नहीं देंगे मिठाई, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो। ऐसा कहते ही उसका सारा शरीर देखते बहुत भयानक रूप में बदल गया। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वो वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो वो पागल हो चुका था। रात की घटना ने इतना गहरा असर डाला था उस पर कि
क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था वो, बस कुछ भी बड़बड़ाए जा रहा था। मीठा खाना है, मीठा खाना है, मुझे मिठाई नहीं दोगे? फिर इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद आखिरकार नरेंद्र चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। फिर समर ने कहा, चाचा मैं भी चलता हूँ, यहाँ से अकेले जाना सही नहीं है। रास्ते पे मंदिर की सरहद ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर बहुत सारी घटनाएं होती है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो साथ जाना ही ठीक है। ऐसा कह के दोनों उसी रास्ते पे निकल पड़े। रास्ते में वो लोग कुछ बात किए जा रहे थे। थोड़ी दूर में उनकी नज़र गांव के पुराने पानी की टंकी पे पड़ी। इस टंकी में अब पानी नहीं है। ये टंकी अंग्रेजों के ज़माने की है, ये बस ऐसे खड़ी है अब। उन्होंने देखा कि उस पुरानी पानी की टंकी पे कोई खड़ा था। चाचा चाचा वो देखिए पानी की टंकी की ओर। इतनी रात को पानी की टंकी के ऊपर कौन खड़ा है? अरे होगा कोई दारू पी के चढ़ गया होगा। अब जब नशा उतरेगा तो ठीक नीचे आ जाएगा, हमें क्या। चलो चलो जल्दी चलो, अब रात बढ़ रही है। समर और नरेंद्र चाचा ऐसे ही उसे देखते देखते आगे बढ़ने लगे। तभी थोड़ी देर में वो इंसान ऊपर से नीचे कूद पड़ा। ये देख के दोनों बहुत घबरा गए। वो दोनों जल्दी से जाके वहाँ पहुँचे, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। चाचा जी क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, और जो भी था ठीक नहीं था। ये जल्दी जल्दी घर चलो अब। एक तो बारिश की वजह से वैसे ही सब और खाली है। इसके बाद वो दोनों रास्ते पे आगे की ओर चल पड़े। धीरे धीरे वो लोग गांव के पास पहुंच गए। अब कुछ घर दिखाई देने लगे थे। वहीं पे थोड़ी दूर पे गांव का पुराना कुआं था। उन्होंने देखा कि कुएं के ऊपर वही चाय वाला हरिया खड़ा था। इसकी दुकान पे बैठ के वो लोग चाय पी रहे थे। उसने उन्हें देखा और कहा, चाचा चाचा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ चाचा। और ऐसा कह के वो कुएं में कूद पड़ा। अरे ये क्या हुआ? ये हरिया यहाँ कैसे? और ये कूद क्यों पड़ा? चलो चलो जल्दी चलो, इसे बचाना पड़ेगा वरना कहीं डूब ना जाए। समर और नरेंद्र चाचा उसकी ओर भागे, पर उन्होंने देखा कि वहाँ कुएं में कोई भी नहीं था। समर ने फिर कहा, चाचा ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या था? हो ना हो ये सब छलावा है। अभी तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो घर। ये सब बात करके वो लोग जैसे तैसे अपने घर पहुँचे और किसी तरह से उस रात को सो गए। अगले दिन सुबह में सब शांत था। रात की बारिश के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। आसमान में अभी भी बादल थे थोड़े बहुत, पर बारिश नहीं हो रही थी। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई अपने घर का काम कर रहा था तो कोई अपने रोजगार के इंतजाम में था। नरेंद्र चाचा और समर वहीं एक जगह पे बैठ के कुछ बात कर रहे थे। शायद वो लोग कल रात की घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहाँ गांव के मंदिर के पुरोहित जी आए। उन दोनों को बहुत गहरी चर्चा में देख के उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। इतने में नरेंद्र चाचा की नज़र पुरोहित जी पे पड़ी और उन्होंने पुरोहित जी से पूछ लिया, पुरोहित जी प्रणाम। हाँ नरेंद्र बोलो, क्या बात है? बड़ी गहरी सोच में हो। चाचा ये छलावा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या ये लोगों का पीछा भी करता है? मेरा मतलब है कि अगर एक दिन मिल जाए तो क्या अगले दिन भी इसके मिलने के आसार होते हैं क्या? ऐसा कुछ तय नहीं है। किस्मत खराब रही तो बार बार मिल सकता है, जब तक कि कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, पर आमतौर पे कम ही मिलता है ऐसा। लेकिन एक प्रजाति होती है जो बार बार पीछा करती है और कुछ ना कुछ करके बहुत सारा अहित कर ही देती है। गांव में भी ऐसी घटनाएं आजकल बहुत बढ़ने लगी है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ चाचा, कल रात को मुझे और समर को भी एक ऐसा छलावा मिल गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा के हम लोग भागे हैं वहां से। अब तो ये सारी घटनाएं दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। इसका कुछ तो कीजिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो, मुझे हो सके तो शाम को मंदिर में मिलो और 2-4 लोगों को और लेते आना।
मंदिर में क्यों पुरोहित जी? मंदिर में क्या होगा? वो सब मैं तुम्हें शाम को ही बताऊंगा। बस तुम आ जाना और कुछ लोगों को भी लेते आना। हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे भाई, ये काम तो करेगा ना? मुझे तो डर भी लग रहा है। हाँ, एकदम काम करेगा। बस जैसा बताया है वैसा ही करना, वरना गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। जैसा आपने बताया है वैसा ही करूँगा। इस गरीबी को दूर करने के लिए बस अब यही उपाय दिख रहा है, वरना तो भूखे पेट ही दिन गुजर रहे हैं। ये समय है 1990 का। दुमका इस वक्त एक छोटा सा गांव ही है। आसपास ज़्यादा कुछ है नहीं। दूर दूर तक बस एक आध घर और कुछ पेड़। लोग भी बहुत कम हैं। जो है वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं। बस खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन बिता रहे हैं। जयेश बाहर से आके अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। न जाने कितने दिनों से गरीबी झेल रहा है। पहले तो कम से कम खाने को मिल जाता था, पर अब तो कुछ दिनों से वो भी नहीं मिल रहा है इसे। हड्डियां दिखने लगी है और बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगी है। मजबूर होकर वो कुछ भी करने को तैयार है। हर रविवार गांव में हाट लगता है। गांव के कुछ लोग हाट में अपनी अपनी दुकान लगाते हैं। कुछ लोग सब्जियां बेचते हैं तो कुछ लोग अनाज, तो कुछ लोग मांस मछली बेचते हैं। कहीं कहीं पे कोई मिठाई या ऐसा कुछ खाने का सामान भी बिकता है। जयेश शाम को भूखे पेट इसी हालत में टहल रहा था। हाट में बहुत सारी दुकानें दिख रही थी उसे। ललचाई नजरों से वो खाने की वस्तुओं को देख रहा था, पर अभी भी वो भीख मांग के नहीं खाना चाह रहा था। स्वाभिमान अभी भी भरा है इसमें। पर किसी से कुछ उधार लेके कुछ पैसे मिल जाए या फिर कुछ खाने का सामान मिल जाए तो वो तो हो सकता है, पर कोई उधार दे तो क्यों दे? गांव के लोगों ने पहले ही काफी उधार दिया है इसे, और उधार में सामान भी दिया है, पर अभी तक इसने कुछ भी चुकाया नहीं है। पर फिर भी हिम्मत करके वो चावल की दुकान के पास गया। सोचा किस्मत आजमा के देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। भाई, थोड़ा चावल दे दो, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, पर पैसे? पिछला उधार भी नहीं दिया है। दे दूंगा, जल्दी ही वो भी दे दूंगा, पर बस अब आज कुछ खाने को दे दो। माफ करना, पर अब मैं और कुछ नहीं दे सकता। अब मैं और उधार नहीं दे सकता तुम्हें। मुझे भी अपना धंधा करना है। तुम किसी और से पूछो, जाओ। जयेश उदास सा मुंह लिए आगे बढ़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, कैसे जिएगा, क्या खाएगा। थोड़ी देर में वो हाट के लगभग अंत में पहुंच गया। वहीं पे एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था। उस पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वो आदमी उस गांव का नहीं था। देखने में भी थोड़ा अलग लग रहा था। उस आदमी ने अपने सिर पे एक तिलक लगाया था, जो कि भूरे रंग का था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राख का तिलक लगाया है उसने। और उसके पास एक झोला था। ना जाने क्या क्या सामान होगा। जयेश उस आदमी के पास से गुजर रहा था। तभी उस आदमी ने जयेश से पूछा, मेरा एक काम करेगा? पैसे दूंगा। जयेश ने उस आदमी को देखा और थोड़ा सोच के उसने कहा, कितने पैसे मिलेंगे? 500 रुपये दूंगा। जयेश के लिए उस समय 500 रुपये किसी सपने से कम नहीं थे। इसके लिए तो वो कोई भी काम करने के लिए तैयार था। फिर भी उसने पूछा, क्या काम करना पड़ेगा? किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना है ना? अरे नहीं, एक छोटा सा काम है, थोड़ी देर में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। इसके लिए तुम मुझे आज शाम पास वाले मैदान में मिलो, मैं सब कुछ वहीं बताऊंगा तुम्हें। जयेश को वो बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने हाँ कह दिया। अब शाम ढल आई है। शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं। चारों ओर अंधेरा हो गया है। जयेश धीरे धीरे उस मैदान में पहुंचा। हल्की बारिश हो रही है। जयेश ने देखा कि वो आदमी उसी मैदान में खड़ा था। उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी थी जो हर ओर से खुली हुई थी। जयेश धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, पर इस वक्त उस आदमी के कपड़े अलग थे। उसकी वेशभूषा भी एकदम अलग थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ा तांत्रिक हो, या झाड़ फूक करने वाला हो, या शायद काला जादू। उसके कपड़े काले थे, सिर पे काला तिलक था, आंखों में मक्कारी झलक रही थी। जयेश वहां पहुंचा। आ गए, आओ आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मेरी क्रिया पूरी हो गई है, बस अब तुम्हें अपना काम करना है। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। जयेश चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में अब थोड़ी घबराहट भी आ गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, पर उसे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उसने कुछ कहा नहीं। उस आदमी ने बोलना जारी रखा। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूं। मैं एक तांत्रिक हूं। अपनी साधना के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है। उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। गांव के पास वाला जो शमशान है, वहां तुझे जाना है। और ये देख मटका, इसके अंदर कुछ मिठाइयां हैं। ये मटका वहां ले जाके रख देना एक चिता के पास। कौन सी चिता? जो भी चिता जल रही हो और जिसमें सबसे ज्यादा आग हो, उस चिता के पास रख देना। और रखने के बाद तुझे उसमें अपना थोड़ा सा खून डालना है। ये होने के बाद वहां एक पल भी मत रुकना, चुपचाप वहां से चले आना। और हाँ, रखने के बाद पीछे मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी से भी बात मत करना और सीधे आके मुझसे यहां मिलना। मैं यहीं पे तेरा इंतजार करूंगा। और घबराना मत, तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। बस जैसा मैंने बोला है ठीक वैसा ही करना, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। अरे भाई, ये ठीक तो है ना? मुझे तो डर भी लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जैसा बताया है वैसा ही करना, वरना गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे मत बोलना। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ। जैसा आपने बताया है वैसा ही करूँगा। इस गरीबी को दूर करने का बस अब यही उपाय बचा है लग रहा है, वरना तो भूखे पेट ही दिन गुजर रहे हैं। जयेश ने फिर कुछ पूछा नहीं उससे। उसने वो मटका लिया और चुपचाप शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ता उसे आज बहुत ही सुनसान लग रहा था। उसे ऐसा अंदेशा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चारों ओर सन्नाटा था, यहाँ तक कि झिंगुरों की और उल्लुओं की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। हर ओर खामोशी थी, एक अजीब सी खामोशी। जयेश थोड़ी देर में शमशान पहुंच गया। शमशान पहुंचने से पहले वहां पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था और उसके चारों तरफ बाउंड्री थी। जयेश उस शमशान के अंदर गया। ये शमशान बहुत ही अजीब लग रहा था आज। हर तरफ सन्नाटा था, बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे और झाड़ियां थी। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय जली हुई चिताओं के और राख के। जयेश ने देखा कि वहां 3 चिताएं जल रही थी, जिसमें से एक चिता में सबसे ज्यादा आग थी। बारिश अभी भी हल्की ही हो रही थी। जयेश उस आदमी के कहे अनुसार एक चिता के पास गया। उसने वो मटका वहां पे रख दिया और एक चाकू निकाल के अपना हाथ काट के थोड़ा सा खून वहां पे चढ़ा दिया। उसके बाद वो चुपचाप पीछे मुड़ा और वहां से आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो बाहर की ओर आने लगा। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसे वहां वही आदमी दिखाई दिया अंदर की ओर आते हुए। अरे, तुमने कुछ रखा है क्या? हाँ, रख दिया मैंने। तुमने ही तो कहा था ना, जैसा कहा था वैसा ही किया है। मुझे दिखाओ ना, कहाँ रखा है, क्या रखा है? जयेश ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, चलो दिखाता हूं। इसके बाद जयेश उस आदमी को लेके वहीं पहुंचा जहां वो मटका रखा हुआ था, पर अब वहां पे मटका नहीं था। मैंने तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गया। वो मटका तो मेरे लिए ही था। वो तो मैं खा गया। और अब मैं तुझे खाऊंगा। दोगे ना? तुमने तो खुद को मुझे चढ़ाया है ना। तुम मुझे दोगे ना? मुझे वश में करना चाहते थे ना, अब मैं तुझे खाऊंगा।
इतना कह के वो आदमी अचानक से एक शैतान में बदल गया, वही भयानक शैतान जो रमेश को दिखा था। छलावा आजाद हो चुका था, शुरू हो चुका था कुछ बेहद भयानक। थोड़ी देर के बाद उसी झोपड़ी में जयेश पहुंचा, पर वो बारिश में भीगते हुए पहुंचा था। मुझे और मिठाई चाहिए, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है, मुझे और मिठाई खानी है। वो मिठाई बस मटके के लिए थी, तुम्हारा काम हो गया है। अब कल सुबह मिलना मुझे उसी हाट के पास, वहीं पे। थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं। मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई खानी है, मुझे मिठाई खानी है, वरना मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। अगले दिन शमशान के गेट के पास जयेश की लाश मिली और उसी झोपड़ी में उस तांत्रिक की लाश मिली। गांव वाले सब बहुत डरे हुए थे कि आखिर ये कौन था और क्या हुआ। पर उस दिन के बाद से गांव में एक अजीब सा आतंक फैल गया। गांव में हर कुछ दिन के बाद एक लाश मिलने लगी, जैसा कि आजकल मिल रही है। ना जाने कितने मौतें हुई। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक ने आके उस प्रेत आत्मा को उसी घड़े में कैद कर दिया। तो फिर क्या वो कैद हो गया? सब ठीक हो गया? और अगर ऐसा है तो फिर ये फिर से कैसे हो रहा है? पुरोहित जी, क्या हो रहा है? हमें कुछ तो करना होगा ना इसका, ऐसा तो नहीं चल सकता। हाँ, करना होगा। अब मैं बताता हूं कि आगे हमें क्या करना है। हो रही है, लेकिन कभी भी हो सकती है। शाम लगभग ढलने को है। आसमान में बादल फिर से बढ़ने लगे हैं। बारिश किसी भी वक्त हो सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब हो जाए। मंदिर के सामने पुरोहित जी, नरेंद्र चाचा और समर खड़े होकर बात कर रहे थे। पुरोहित जी ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, देखो, मुझे लगता है कि तुम दोनों ने छलावे को देखा है और उससे जिंदा बच गए हो ना हो वो तुम लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश जरूर करेगा। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। छलावा लोगों के डर से शक्तिशाली होता है और हर तरह की चाल चल सकता है। आदमी का, जानवर का, समय का, किसी भी चीज का छल चल सकता है वो। इसलिए मुझे इसी मंदिर के पीछे वाले कमरे में आज रात 8 बजे मिलो। हम वहां एक पूजा करेंगे और शायद छलावे को भगाने में कामयाब हो जाएंगे। नरेंद्र चाचा और समर ने भी हाँ में सर हिलाया और फिर रात को मिलने को हाँ कह के वो लोग वहां से चले गए। कुछ घंटों में ही 8 बज गए। जैसा तय हुआ था, वो तीनों मंदिर के पीछे वाले कमरे में इकट्ठा होने वाले थे। ये मंदिर अब लगभग खंडहर हो चुका है। कई सालों से इसमें कोई पूजा नहीं हुई है, न ही इसमें किसी भगवान की मूर्ति है। रात बेहद अजीब है। ये हवाएं चल रही हैं, बीच बीच में कुछ आवाजें भी होती हैं, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे नरेंद्र चाचा और समर दोनों मंदिर की ओर पहुंच गए। मंदिर के अंदर वो लोग पुरोहित जी से मिले। पुरोहित जी मंदिर के बीचों बीच बैठे हुए थे। उनके सामने एक दिया जल रहा था और थोड़ी दूर पे शायद एक लालटेन भी था। आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आज हम अपनी विधि पूरी कर लेंगे, जिससे हम छलावे से बच पाएंगे। पता है, आज से कुछ साल पहले जब मैं थोड़ा जवान था, तब मेरी मुलाकात छलावे से हो गई थी एक बार। मैं एक बार नदी वाले रास्ते से जा रहा था। समर, तुम्हें याद है ना वो रास्ता जो तुम्हारे घर के पास से जाता है? उस समय तुम छोटे थे। गांव में अकेले खड़े हुए थे तुम आधी रात को। पीछे तुम्हारा घर था जहां तुम्हारे माँ बाप मरे पड़े थे। पुरोहित जी ने कुछ साल पहले की बात बतानी शुरू की। समर उनकी बात सुन रहा था और जैसे वो कई साल पहले की बातों में खो गया। एक खाली सुनसान रात थी। गांव में रास्ते के पास एक छोटा सा मकान था।
खाली ज़मीन पे पास में पेड़ थे और तेज हवाएं चल रही थी और घर के ठीक बाहर एक आदमी और उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और छोटा सा समर उस घर से थोड़ा आगे रास्ते पे खड़ा था और रो रहा था। पर नरेंद्र चाचा ने देखा कि धीरे धीरे समर की हालत खराब हो रही थी, उसे जैसा कोई दौरा पड़ रहा था। तभी नरेंद्र चाचा को याद आया कि समर के पिता की मौत तो उनकी माँ की मौत से बहुत पहले हो गई थी। इसका मतलब ये पुरोहित जी कुछ जो बोल रहे हैं वो सच नहीं था। नरेंद्र चाचा ने फिर कहा, पुरोहित जी ये क्या बोल रहे हैं आप? बंद कीजिए ये सब बताना। पर इसके बाद भी पुरोहित जी ने बोलना जारी रखा और अब उनकी आवाज़ थोड़ी और अजीब होने लगी। याद करो समर, वो दर्द जब तुम्हारे माँ बाप मर गए थे, तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए थे। याद करो समर, याद करो समर, याद करो। नरेंद्र चाचा को समझ आ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ये पुरोहित जी नहीं हो सकते थे। समर उठो, हमें यहाँ से भागना होगा। समर, ये पुरोहित जी नहीं है। उठो समर, उठो, जल्दी से उठो समर, हमें भागना होगा। तभी समर होश में आ गया। उन्हें समझ में आ चुका था कि वो पुरोहित जी नहीं थे। वो दोनों वहां से उठ के भागने लगे। पुरोहित जी एक अजीब आवाज में हंसने लगे पीछे से। भागते भागते समर का एक जूता वहीं गिर गया, पर फिर भी वो लोग रुके नहीं। वो लोग वहां से गांव की ओर भागने लगे। अभी भी हवाएं तेज चल रही थी। दूर एक जोरदार आवाज हुई। वो दोनों हड़बड़ी में गांव की ओर भागने लगे। रास्ते में उन्हें दिखा कि सामने से धीरज उनकी ओर आ रहा था। उसकी भी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। वो उन्हें मिला और हाफते हाफते उसने कहा, भाई चलो हमें पुलिस के पास जाना है। मैं अभी गांव की ओर से आ रहा था। मैंने देखा कि पुरोहित जी अपने घर में बंधे हुए थे और उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने मारा हो। नरेंद्र चाचा और समर को समझ में नहीं आ रहा था कि धीरज की बात पे विश्वास करे या ना करे। कहीं ये भी तो छलावा नहीं था। पर पुरोहित जी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और फिर वो आए नहीं, तो शायद ये बात सच हो सकती थी। और इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरज के साथ पुरोहित जी के घर जाने का फैसला किया। थोड़ी देर में वो लोग पुरोहित जी के घर पहुंच गए। धीरज की बात सही थी। उनके घर में पुरोहित जी रस्सी से बंधे हुए थे और उनकी हालत खराब लग रही थी। पुरोहित जी, आप ठीक तो है ना? ये सब किसने किया? बताता हूँ, पहले मुझे खोलो, मैं सब बताता हूँ। नरेंद्र चाचा पुरोहित जी को खोलने जा रहे थे। तभी समर ने उन्हें रोका और कहा, चाचा देखिए, इन्हें किसी ने बांधा हुआ है और मारा भी है, पर घर में एक भी सामान इधर उधर नहीं। नरेंद्र चाचा को भी समर की बात समझ आई। तभी बंधे हुए पुरोहित जी उन्हें देख के बहुत भयानक आवाज में हंसने लगे। वो पुरोहित जी नहीं थे, ये शायद फिर से छलावा था। उसने एक और छल किया था उनके साथ। उन्हें समझ में नहीं आया कि धीरज ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। वो लोग धीरज पे गुस्सा करने के लिए पीछे मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। ना धीरज था, ना वो घर था। एकदम खाली जमीन थी, पर एक घास और पेड़ और अंधेरा। फिर वो लोग पुरोहित जी की ओर मुड़े, पर वहां भी अब कुछ नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि वो लोग खाली जमीन पे खड़े थे। हर ओर अंधेरा था और कुछ भी नहीं था, और दूर दूर तक एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। नरेंद्र चाचा और समर को समझ में आ गया था कि वो लोग छलावे में बहुत अंदर तक फंसते जा रहे हैं, और छलावा हर छल के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। उसका छल अब और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत होते जा रहा था। वो दोनों वहां से फिर तुरंत गांव की ओर भागने लगे। वो लोग भागते भागते उसी जगह पे पहुंचे जहां पे पहली बार उन्हें पुरोहित जी मिले थे। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। वहां पे एक दो दुकानें अभी भी खुली हुई थी, स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, पर उन्हें एक अजीब बात का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि दुकान पे दुकानदार एकदम शांत है, जरा भी हिल नहीं रहा है। चारों ओर सन्नाटा है, कोई भी आवाज नहीं हो रही है, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा है। यहाँ तक कि दूर किसी के घर पे अगर कोई लालटेन है, उसमें भी आग हिल नहीं रही है।
बस दूर कहीं से टिक 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 की आवाज आ रही है। शायद ये गांव का घंटा घर है जहां से ये आवाज आ रही है। वो लोग उसी घंटा घर की ओर बढ़े। थोड़ी देर में वो घंटा घर के पास पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्हें बात थोड़ी समझ में आने लगी। उन्होंने देखा कि घंटा घर की घड़ी पीछे की ओर घूम रही थी और फिर भी टिक टिक की आवाज आ रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि छलावे ने समय का छल डाला है उन पे। वो समय जाल था। उनके सामने अब एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा। वो उन्हें देख के हंसते हुए इस पार से उस पार जाने लगा और अचानक से गायब हो गया। नरेंद्र चाचा और समर को समझ में आ गया था कि वो लोग छलावे के जाल में बहुत अंदर तक फंस चुके हैं। उन्हें अब किसी तरह इस माया जाल से बाहर आना था। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी फिर से उनके थोड़ी दूर पे खड़ा होकर हंसने लगा और फिर उसने उसी तांत्रिक का रूप बना लिया जैसा कि पुरोहित जी ने बताया था कुछ साल पहले वाली बात। धीरे धीरे वो उनकी ओर बढ़ने लगा, एक अजीब सी हंसी के साथ। समर और नरेंद्र चाचा के चेहरों पे बहुत डर छाने लगा। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी कहीं दूर से कुछ मंत्रों की आवाज आने लगी और साथ में एक छोटी घंटी की भी। थोड़ा धुआं भी होने लगा। उन्होंने देखा कि दूर से एक परछाई उनकी ओर आ रही है। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि पुरोहित जी थे। वो धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आए और वो अभी भी घंटी बजा रहे थे। उनके पास आके उन्होंने कहा, तुम लोग छलावे के समय जाल में फंस गए थे। मैं मंदिर थोड़ी देर से पहुंचा था। जब मैं वहां पहुंचा तो समर का जूता मुझे दिखाई दिया। मैं समझ गया कि जरूर तुम लोग मुसीबत में हो। मैंने तभी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे घंटी की आवाज से छलावे का छल को कमजोर करने लगा। फिर तुम लोग मुझे दिखने लगे। हमें इस छलावे से छुटकारा पाना होगा। ये लो घंटियां। जब मैं कहूं तो तुम लोग भी ये घंटियां जोर से बजाना शुरू कर देना। अगर हो सके तो मेरे बोलने के बाद मंत्र का भी उच्चारण कर सको तो करना। ध्यान रहे कि वो हमें फिर से भटकाने की कोशिश करेगा, डराएगा या फिर विचलित करेगा। यही उसकी ताकत है, पर हमें ध्यान भंग नहीं होने देना है। पुरोहित जी ने उन्हें अपने पास से एक एक घंटी दे दी। इसके बाद वो मंत्र जाप करने लगे। अचानक दूर से हंसने की आवाज शोर में बदलने लगी। दूर वो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। वो उनके पास आके बोलने लगा, मत बजाओ, ये मेरे कानों को दर्द होता है। पर इन्होंने फिर भी घंटी बजाना जारी रखा। फिर अचानक से वो बूढ़ा आदमी एक बच्चे में बदल गया। मत बजाइए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी उन्होंने घंटी बजाना बंद नहीं किया। एक एक करके उसने और भी रूप बदले, पर इन्होंने घंटी बजाना बंद नहीं किया। छलावे का छल खत्म हो रहा था। अंत में उसने एक अंतिम चाल चलने का फैसला किया। अचानक से वहां पे धुआं हो गया। सब ओर कोहरा सा छा गया। जब कोहरा हटा तो उन्होंने देखा कि पुरोहित जी वहां खड़े थे। वहां पे अब दो पुरोहित जी थे, एकदम एक जैसे। नरेंद्र चाचा देख के घबरा गए। वो दोनों पुरोहित बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। असली कौन था, नकली कौन था, ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल था। पर तभी उसमें से एक पुरोहित जी मुस्कुराए और कहा, मुझे पता था तू ये जरूर करेगा और इसी का मुझे इंतजार था। उन्होंने फिर मंत्र पढ़ा और फिर अपने जेब से भभूत निकाल के दूसरे पुरोहित की ओर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो अपने असली रूप में आ गया। वही छलावा था। पुरोहित जी ने फिर से उस पर एक और बार भभूत फेंका और इस बार छलावा धुएं में बदल गया। पुरोहित जी ने एक बोतल निकाली और छलावे को बोतल में कैद कर लिया। सब शांत हो गया। इसके साथ छलावे का आतंक समाप्त हो चुका था। फिर पुरोहित जी ने कहा, अभी के लिए छलावे का खौफ शायद शांत हो चुका है। हो सकता है फिर कभी ये आजाद हो जाए, पर अब तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। अब अपने अपने घर जाओ और अच्छे से सो जाओ। इसे मैं संभाल के कहीं छुपा दूंगा दुनिया से दूर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं ये लिखना ना भूलें।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, अब पतझड़ आ गया है। अक्टूबर के महीने की ठंडी हवा चलने लगी है। बाहर जाने पे मौसम में बदलाव समझ में आने लगा है। मौसम में नमी की कमी और ठंडक अब समझ में आने लगी है। भारत के दक्षिणी राज्य त्रिपुरा के एक छोटे से गांव पांडवपुर में सूरज ढल रहा है। बारिश खत्म होने के बाद जमीन अब धीरे धीरे सूखने लगी है। बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है और जंगल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर गांव के आसपास का इलाका लोग साफ रखते हैं। पूर्वी राज्यों में लोगों में अनुशासन काफी ज्यादा है और साफ सफाई बहुत पसंद है इन लोगों को। गांव के बीचों बीच एक दो दुकानें हैं और कुछ घर भी हैं। सामने एक छोटा सा मंदिर भी है और बाकी के घर आसपास कुछ कुछ दूर पे हैं। ऐसे ही एक छोटी सी दुकान पे कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं। इस दुकान पे अच्छे भजिए मिलते हैं और साथ में झाल मुड़ी, जो कि यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है, वो भी मिलता है। यहीं बैठे बैठे कई सारे फैसले लिए जाते हैं। मुझे लगता है गांव के पीछे वाले पेड़ अब काट देने चाहिए। गांव के बहुत पास है और बारिश के बाद और ज्यादा घने हो गए हैं। जंगली जानवरों का भी डर है और सांपों का भी। वो तो है, पर पेड़ काटना सही नहीं है। ऐसे तो धीरे धीरे सारा जंगल साफ हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है, पर बारिश के बाद से अजीब अजीब आवाजें आने लगी हैं। जंगल के इलाके से ऐसा लगता है कोई ज्यादा चिल्ला रहा है, और ये शायद किसी जानवर की आवाजें नहीं लगती। मुझे तो लगता है कुछ और ही है। जंगल अपने अंदर कई राज छुपाए रखता है। जंगल में जानवरों के अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुद हमसे दूर रहना चाहती हैं जब तक उन्हें परेशान ना किया जाए। हाँ, किस्से तो हमने भी बहुत सुने हैं, पर इनमें कितनी सच्चाई है पता नहीं। खैर, इसका फैसला वैसे भी हम लोग नहीं कर सकते। कल ग्राम सभा में सबके सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा और अगर सबकी सहमति हुई तो जंगल काट के जमीन बनाई जाएगी। अगले दिन गांव में सभा लगी। सबके सामने कुछ और जंगल काट के जमीन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गांव में जमीन की कमी हो रही थी तो सबने हाँ कर दिया और सबकी सहमति से यह तय हुआ कि कुछ दूर और जंगल काटा जाएगा और खाली जमीन बनाई जाएगी ताकि गांव थोड़ा और बड़ा हो सके। तभी गांव का एक बूढ़ा जो चुपचाप बैठा था वो बोला, अनर्थ होगा ये। पहले ही जंगल काट के गांव बनाया है। जब पहली बार जंगल काटा था तब भी यही हुआ था। जाने गई थी, इस बार भी जाएंगी। मत करो ऐसा। लोगों ने बूढ़े की बात सुनी, फिर ये कह के बात को टाल दिया कि गांव के लिए जंगल का काटना जरूरी है। और फिर अगले कुछ दिनों में जंगल काट के गांव के लिए नई जमीन बना ली गई। कुछ दिन सब ठीक चला। फिर एक शाम को फिर उसी जगह लोग बैठ के बातें कर रहे थे। शाम लगभग ढल चुकी थी। अब ये सब लोग बात कर ही रहे थे कि दूर उन्हें कुछ आवाज सुनाई दिया। ये शोर कैसा है? ये तो जंगल के पास के खेतों से आ रहा है। हाँ, चलो चल के देखते हैं आखिर क्या हुआ है। इसके बाद सब लोग निकल पड़े। धीरे धीरे वो लोग जहां से शोर आ रहा था वहां पहुंचे। ये जगह गांव की शुरुआत पे है। जब गांव बसाना था तब लोगों ने कुछ पेड़ काट के यहाँ खेत बना लिया था। खेतों के पार अभी भी जंगल दिखाई देता है। रात को ये जंगल बहुत भयानक हो जाता है। रात होने को है, लगभग अंधेरा हो चुका है। उन्होंने देखा कि खेतों के पार एक बकरी मरी पड़ी थी। विकास ने पूछा, क्या हुआ है यहाँ पे? कैसे मरी ये बकरी? कोई शेर आया था क्या, या कोई बाघ था, या कोई और जंगली जानवर? पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। वो तो श्रवण की चीख सुनाई दी तो मैं मुड़ा। लोगों ने फिर श्रवण की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ श्रवण,
कैसे हुए ये सब? किसने किया ये? श्रवण जैसे सदमे में था। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर लोग जैसे तैसे उसे गांव की ओर लेके आए। रात हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका है। गांव के बीच में चौकी पे श्रवण को बैठाया गया और उसे घेर के सब लोग खड़े हो गए। श्रवण, श्रवण बताओ क्या हुआ था? किसने किया बकरी का वो हाल? कोई शेर था क्या या कोई बाघ था? श्रवण लालटेन की झिलमिलाती रोशनी में इधर उधर देखते हुए बोला, छलावा, वो छलावा था या कोई और शैतान। छलावा? ये क्या होता है? श्रवण और राजू गांव के अंत में बैठ के कुछ बात कर रहे थे। शाम ढलने को थी। ये जगह अभी ही कुछ दिन पहले बनाई गई थी जंगल काट के। वो लोग ऐसे ही बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे थे। उनके पीछे गांव के ही एक आदमी रातुल, उसकी बकरियां बांधी हुई थी जो शायद घास खा रही थी। ये थोड़ी ज्यादा जगह बना के गांव वालों ने अच्छा किया। अब जानवर चरने की भी जगह बन गई और हमारे लिए भी थोड़ी जगह बन गई। अब आराम से बैठ के बीड़ी पीने के लिए यह जगह अच्छी है। तेरे पास है क्या बीड़ी? हाँ है ना, मैं एक मुट्ठा हमेशा अपने पास रखता हूँ। पर एक बात बता, हमेशा मैं ही क्यों पिलाऊं? तू भी तो पिलाया कर कभी। हाँ हाँ पिलाऊंगा। आज तू निकाल ले, अगली बार से मैं पक्का पिलाऊंगा। श्रवण लेकिन अब रिंकू की बात नहीं सुन रहा था। उसका ध्यान कहीं और ही था। अंधेरा अब ढल चुका था। अचानक से चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। जंगल के सामने एक काली सी परछाई उभरी। थोड़ी ही देर में उसने अपना असली रूप ले लिया। देखने में बेहद भद्दा और डरावना लग रहा था, जैसे उसकी नाक नहीं है और बड़ा सा मुंह है। पहली नजर में वो कोई इंसान जैसा ही लग रहा था, पर वो कोई इंसान नहीं था। देखते ही देखते उसने उस बकरे को पकड़ के उठा लिया और अपना बड़ा सा मुंह खोल के उसने बकरे का पूरा सर एक ही बार में काट के खा लिया। बकरा अचानक से शांत हो गया। श्रवण कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वो डर से कांपने लगा। श्रवण की हालत देख के रिंकू ने पूछा, क्या हुआ भाई, अचानक से यूं डर क्यों गया? फिर उसने पीछे देखा और बकरे का वो हाल देख के चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना सुन के गांव के लोग वहां पे आ गए। मैं बता नहीं सकता वो कितना भयानक था, पर वो जो कुछ भी था वो ना तो कोई इंसान था ना ही कोई जानवर था। फिर कुछ ही दिनों में एक एक करके ऐसे ही आधी खाई हुई बकरियां और जानवर दिखने लगे लोगों को गांव में। क्या करें, ऐसे तो सारा गांव डर के मारे जी नहीं पाएगा। ऐसे तो एक एक करके सारे मवेशी खत्म हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर करे क्या? कोई जंगली जानवर हो तो कुछ करे भी। इसके तो पैरों के भी निशान नहीं दिखते। मैंने देखा है उसे, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई शैतान ही है। ऐसे ही चलता रहा तो आखिर कितनी देर लगेगी उसे जानवरों को छोड़ के हम इंसानों पे आने में? ऐसे तो कुछ ही दिनों में वो इंसानों का भी शिकार करने लगेगा। गांव में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और औरतें भी हैं। क्यों ना हम टोटो काका के पास जाएं? वो उस दिन कह रहे थे ना जंगल के काटने के बारे में, शायद उन्हें कुछ पता हो। वो बोल भी रहे थे कि पिछली बार जब जंगल काटा था तब भी कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, चलो। वो सब फिर मिलके टोटो काकू के घर पहुंचे। एक छोटे से मकान के आगे चारपाई पे टोटो काकू चुपचाप बैठ के शायद बीड़ी पी रहे थे। आसपास ज्यादा कुछ है नहीं घर के। एक छोटा सा मंदिर है बस घर के पास। क्या हाल है काकू, सब ठीक तो है ना? तबीयत कैसी है आपकी? मुझे पता था तुम सब मेरे पास आओगे और क्यों आए हो वो भी मुझे पता है। अब जब मेरी जरूरत पड़ी है तो ठीक आ गए हो मेरे पास। मुझे पता है मेरा हाल चाल पूछने तो नहीं आए हो, तो सीधे सीधे बोलो क्या चाहिए। अरे नहीं काकू, आप हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हम तो बस यूं ही आ गए। सीधा सीधा बोलते हो कि मैं शुरू करूं अपना? अरे काकू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें आपकी ज़रूरत है, गांव को आपकी ज़रूरत है। गांव के बच्चे और लोग खतरे में हैं।
ये श्रवण कहता है कि उसने शैतान को देखा है। वो एक छलावा है, अभी तो बस जंगल के आसपास है। अगर उसे रोका नहीं गया तो कुछ ही दिनों में वो गांव में घुस के इंसानों को अपना शिकार बनाएगा। मतलब पहले भी ऐसा हुआ है ना? आपने इसे पहले भी देखा है ना? आज से कुछ साल पहले इसी तरह गांव वालों को और ज्यादा जमीन चाहिए थी। तब सबने मिलकर यही फैसला किया था कि जंगल काट के नई जमीन बनाई जाएगी ताकि गांव के काम आए। और तब भी कुछ दिन सब सही चला, पर फिर गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों को देर रात उनके घर के बाहर कोई आवाज देता, उनके किसी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में, और अगर कोई जवाब दे देता तो वो आगे आके चलने लगता। अगर कोई उसके पीछे पीछे जाता तो वो फिर वापस नहीं आ पाता। कई लोगों की जानें गई। फिर गांव वालों ने तांत्रिक की मदद से उस जंगल के बाद वाला हिस्सा को मंत्रों से बंधवा दिया ताकि जंगल की आत्माएं बाहर नहीं आ सके, वो अपनी सीमा में ही रहें। तब जाके ये सिलसिला कहीं रुका। मतलब ये रूप भी बदल सकते हैं और आवाज भी? हाँ, और ये खेतों में जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाएगा। तो फिर तो खेतों की रखवाली करने वालों को रोकना होगा। हाँ, फिर तो अच्छा है ना, अभी तो कोई खेतों की रखवाली भी नहीं करता है। अरे पर बाबाई और बोल्टू तो गए हैं ना वहाँ पे। वो लोग अपने नए अमरूद के पेड़ों को जानवर से बचाने के लिए रखवाली करने गए हैं। धीरे धीरे रात में ठंड सी लगने लगी है। हाँ, तो अब नहीं लगेगी तो कब लगेगी? अक्टूबर खत्म होने वाला है, अब तो सर्दियाँ शुरू होने वाली है। अब क्या करें, ये पौधों की रखवाली करनी भी तो जरूरी है ना, जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। 2-4 दिन में घेरा डाल देंगे इन पे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तो रखवाली करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो भी ठीक है। ऐसे ही रखवाली करते करते कुछ देर में उनकी आंख लग गई। उनसे कुछ ही दूर पे एक काली परछाई ने आकार लिया और वो अपना भेष बदल के उनके पास आई और उसने कहा, बोल्टू, बाबाई, सुनो मेरी बात। उन दोनों की नींद खुली। अरे चाचा, आप यहाँ? क्या बात है? मेरे खेत में जंगली सुअर घुस आए हैं, मेरी फसल खराब कर रहे हैं। मेरी मदद करो उन्हें भगाने में। चलो मेरे साथ चलो। हाँ, चलिए देखते हैं कैसे फसल खराब करते हैं ये लोग। चाचा फिर मुड़ के पीछे की ओर चलने लगे। उनके पीछे पीछे बोल्टू और बाबाई चलने लगे। रात सुनसान हो चुकी थी। झिंगुरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। ठंड बढ़ने लगी थी। थोड़ी देर में वो खेत के पास पहुंचे, पर वहां जाके उन्होंने देखा कि वहां तो कोई सुअर या कोई जंगली जानवर नहीं था जो खेतों को खराब कर रहा हो। चाचा, यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। सामने चाचा नहीं था। एक अजीब सी आवाज में वो हंसने लगा और देखते ही देखते धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आने लगा, काफी बड़ा सा। धीरे धीरे वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के उनकी ओर बढ़ने लगा। अचानक से उसने बोल्टू का गला पकड़ लिया और उसे उठा लिया। वो उसका सर खाने वाला था। तभी गांव की ओर से लोग चिल्लाते हुए उधर आने लगे। उनके हाथों में मशाले थी, डंडे थे, भाले थे। वो सब भागे भागे आए उधर। उन्हें देख के उसने बोल्टू को वहीं गिरा दिया और गायब हो गया। गांव वालों की वजह से उन दोनों की जान बच गई। अगले दिन फिर गांव वालों ने उसी तांत्रिक को बुलाया जिसने पिछली बार जंगल बांधा था, और एक बार फिर से मंत्रों से जंगल को बंधवा दिया ताकि जंगल की आत्माएं जंगल में ही रहे और बाहर नहीं आए। जंगल जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर जंगल नाराज हुआ तो जंगल में इतने सारे राज हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।